नमस्कार। एक बार फिर से मैं ज्योति, सहायक आचार्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन करेंगे और रीतिकाल के अंतर्गत भी हम रीतिबद्ध काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की समयावधि, रीतिकाल के प्रवर्तक, रीति शब्द का अभिप्राय और रीतिकाल का वर्गीकरण, इनका अध्ययन किया था। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में रीतिकाल का वर्गीकरण भी लगा है, तो इसीलिए हमें रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इनका हम पृथक अध्ययन भी करेंगे। तो इसी के अंतर्गत आज हमारे जो प्रकरण है रीतिबद्ध काव्यधारा, उसके अंतर्गत हमारे आज अध्ययन बिंदु रहेंगे निम्न। सर्वप्रथम रीतिबद्ध काव्यधारा से अभिप्राय, द्वितीय रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि, तृतीय रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ और चतुर्थ रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का आचार्यत्व। रीतिबद्ध काव्यधारा से अभिप्राय, साधारण शब्दों में रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध परंपरा आती है। रीतिबद्ध परंपरा को ही रीति काव्य कहते हैं। इस काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, इसीलिए इस काव्यधारा को लक्षण काव्य परंपरा भी कहते हैं और इन्हें आचार्य कवि भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे। इन कवियों ने काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत करते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए। इन्हें शास्त्र कवि, कवि शिक्षक या आचार्य कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि अगर हमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि रीतिकाल का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा जो किया गया है, तो उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसके अंतर्गत हम यह ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का वर्गीकरण 2 धाराओं के अंतर्गत किया है। यह कह सकते हैं 2 प्रकार के कवि माने हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने पहला भाग किया है रीति ग्रंथकार, इन्हें ही रीतिबद्ध कवि भी कहा गया। द्वितीय अन्य कवि, अन्य कवि में चाहे रीति मुक्त काव्यधारा हो या रीति सिद्ध, उनको उन्होंने अन्य कवियों के अंतर्गत रख लिया। इसी प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का वर्गीकरण 3 धाराओं के अंतर्गत किया। यह कह सकते हैं कि रीतिकाल को 3 प्रकार के कवियों के अंतर्गत उन्होंने विभक्त किया। सर्वप्रथम रीतिबद्ध कवि, द्वितीय रीति सिद्ध और तृतीय रीति मुक्त। तीसरे विद्वान हैं बच्चन सिंह। इन्होंने रीतिकाल का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया। सर्वप्रथम बद्ध रीति कवि और द्वितीय मुक्त रीति कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भांति ही 3 भागों में किया। इन्होंने सर्वप्रथम माने रीति कवि, रीति कवियों को ही रीतिबद्ध कवि कहा गया, द्वितीय रीति मुक्त कवि और तृतीय रीति सिद्ध। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध जो कवि माने हैं, उन्हीं को नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें इसके साथ में ध्यान रखनी है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, श्रीपति, भिखारी दास, प्रताप शाही, ग्वाल कवि, रसलीन, वैणी प्रवीण, याकूब खां, रसिक सुमति, भूषण, दुल्हे, सेवादास, मंडन, दशरथ, सुरती मिश्र आदि। इन कवियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सर्वप्रथम केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी और उनके परवर्ती कवियों को रसवादी माना है। केशवदास अलंकार को कविता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है क्योंकि उनकी कविता में अलंकार, चमत्कार एवं पांडित्य प्रदर्शन का भाव प्रमुख है। केशवदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनके मुक्त काव्य की श्रेणी में ग्रंथ आते हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, नक्षिक। वहीं महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं रामचंद्रिका, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। कवि चिंतामणि। कवि चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि की रचनाओं में मुक्तक काव्य के अंतर्गत रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आती हैं। वहीं प्रबंध काव्य में रामायण, रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित को रखा गया है। चिंतामणि त्रिपाठी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। कविदेव। कविदेव का मूल नाम देवदत्त था। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हुए। कविदेव के रचित 72 ग्रंथ माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 23 ग्रंथों का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कविदेव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। कवि मतीराम। कवि मतीराम के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य विद्यमान है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, मतीराम सतसई। कवि पद्माकर। पद्माकर को हिंदी साहित्य में 50 शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद और पद्मावरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा है, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश आदि। कवि श्रीपति की प्रमुख रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम व अनुप्रास विनोद। वीर रस के कवि कविभूषण के प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बहावनी, छत्रसाल, दशक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई भी कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। भिखारीदास। भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माना जाता है। काव्य निर्णय इनका प्रमुख ग्रंथ है जो 25 उल्लासों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि भिखारीदास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल अर्थात रीतिकाल का 2 भागों में वर्गीकरण करते हुए पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य कवि चिंतामणि को माना, वही उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य भिखारीदास को माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदो वर्ण पिंगल, छंद प्रकाश, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, शब्द नाम कोश, अमर कोश आदि। तीसरा अध्ययन बिंदु रीति ग्रंथों का आरंभ, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। हालांकि उनसे पहले लगभग 1602 ईस्वी में केशवदास ने कवि प्रिया नामक लक्षण ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया था। केशवदास के बाद लगभग 40 वर्षों तक किसी ने भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा।
और दूसरी बात यह भी है कि केशवदास ने संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण किया, किंतु चिंतामणि और उनके बाद के कवियों ने संस्कृत आचार्यों की अनुदित रचनाओं जैसे चंद्रालोक, कुवलयानंद का अनुसरण किया। यही कारण था कि शुक्ल जी ने चिंतामणि से ही रीति काव्य परंपरा का आरंभ माना, केशवदास से नहीं माना। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के इस मत का विरोध किया और केशवदास को ही रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। तो रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक या रीति ग्रंथों का आरंभ के संबंध में दो विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो हमें हमारे प्रश्न में इन दोनों का ही उल्लेख करना है जब इस प्रकार का प्रश्न आए। रीतिबद्ध कवियों का आचार्यत्व। रीतिबद्ध काव्य धारा के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को आचार्य कहा गया। हालांकि इनके आचार्यत्व पर यह प्रश्न सदैव उठता रहा है कि क्या इन्हें आचार्य माना जाए, और माना भी जाए तो किस आधार पर। आचार्य प्राय ऐसे विद्वानों को कहा जाता है जो नया सिद्धांत प्रस्तुत करें। दूसरे अर्थों में वह व्यक्ति आचार्य हो सकता है जिसका आचरण अनुकरणीय हो। इन दोनों दृष्टियों से रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आचार्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि इन्होंने लक्षणों का केवल अनुवाद किया है, किसी प्रकार की मौलिकता प्रस्तुत नहीं की। इनका साहित्य भोगमूलक श्रृंगार, राजाओं की नकली वीरता तथा सामंती मानसिकता से भरा पड़ा है। हालांकि कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कि कवि भूषण का काव्य कह सकते हैं, लेकिन वह कुछ एक मात्रा में है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस प्रकार का साहित्य रचा तो वह अनुकरणीय नहीं है। हालांकि आचार्य शब्द का एक अन्य अर्थ भी है, जिसके अनुसार ज्ञान को सरल बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। इस दृष्टि से रीतिबद्ध काव्य धारा के लक्षण ग्रंथकार कवि निश्चित रूप से आचार्य पद के अधिकारी हैं, क्योंकि इन्हें यह श्रेय तो दिया ही जा सकता है कि इन्होंने पहली बार साहित्य तथा अन्य कलाओं के नियम परंपराओं के ज्ञान का जन सामान्य की भाषा में अभिव्यक्त किया, अर्थात अनुवाद किया, लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये कवि पहले संस्कृत से काव्य लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में करते थे, उसके बाद उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा गया और इनके कवियों को आचार्य। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।